नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद अर्थात छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इनके बारे में इनका जीवन परिचय देखेंगे। सामान्य जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनकी विधाएं रही हैं, विधा का संबंध है यानी कि विशेष विधा किस किस से रही? कवि, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार। इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि इनकी जो खास कर यानी कि इनका जो उपनाम पूछा जाता है, बचपन का नाम था इनका झारखंडी। झारखंडी या कलाधर के नाम से जाने जाते थे। कई बार क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से हिंदी साहित्य में किस कवि को झारखंडी या कलाधर के नाम से जाना जाता है? तो ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद। इससे भी इम्पोर्टेंट हैं आपकी विधाएं यानी कि रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य संग्रह पहला है। काव्य संग्रह यानी कि काव्य संग्रह को ही क्या कहा जाता है? कविता संग्रह। ठीक है, कविता संग्रह या काव्य संग्रह। तो इनका पहला हम बात करेंगे जो काव्य संग्रह है वो था आपका चित्रधार। इसके बाद प्रेम पथिक, लहर, आंसू, झरना और कामायनी। इनकी रचनाओं में अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्रमुख जो काव्य संग्रह रहा है इनका वो रहा है आपका कामायनी। कामायनी को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है कामायनी को। इसके अतिरिक्त कानन कुसुम, कानन कुसुम भी इनका एक प्रमुख काव्य संग्रह रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे इनकी रचनाओं की, तो काव्य संग्रह के अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो आपका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में हम बात करेंगे इनकी कहानी संग्रह पहला आकाशद्वीप, इसके बाद आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और इसके अतिरिक्त है आपके छायावाद, छाया और उसके बाद ग्राम। ग्राम नामक कहानी का संबंध रहा है किससे? जयशंकर प्रसाद जी से। और ग्रामीण जीवन पर ही थी ये। ग्राम यानी कि ग्राम से ग्रामीण जीवन पर। ग्राम नामक कहानी का संबंध जयशंकर प्रसाद। लेकिन ग्राम्य कभी पूछा जाता था ग्राम्य नामक कहानी संग्रह का संबंध किससे है, तब ग्राम्य नामक कहानी संग्रह आ जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करेंगे उपन्यास विधा। इनकी जो उपन्यास विधाओं में इन्होंने ज़्यादा ख्याति प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो कुछ उपन्यास 3 उपन्यास लिखे हैं इनके द्वारा लिखे गए थे, तो उनमें ही बहुत आप कह सकते हैं प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई। तो 3 उपन्यास कौन कौन थे ये कह सकते हैं? कंकाल, पहला है कंकाल, दूसरा तितली, कंकाल, तितली और तीसरा आपका इरावती। 3 उपन्यास रहे हैं। तो इसमें से भी हमें कैसे याद करना है? एक शॉर्टकट मेथड है, एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप देख सकते हैं। कतई लिखना है, कतई ट्रिक। कतई में क से आपका कंकाल हो जाएगा, तो से जो है तितली हो जाएगा और ई आता है लास्ट में कतई, ई में इरावती। यानी कि 3 उपन्यास ही हैं इनके। और इनमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन था? तो ये था आपका इरावती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनकी पृष्ठभूमि कैसे रही, यानी कि किस थीम पर आधारित है ये उपन्यास, ये भी पूछा जाता है कभी। तो कंकाल जो उपन्यास है, कंकाल जो उपन्यास है वो नागरिक सभ्यता पर आधारित था। इसी तरह से तितली, तितली नामक जो उपन्यास का संबंध रहा है ग्रामीण जीवन से। पूछा जाएगा निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी के किस उपन्यास का संबंध ग्रामीण जीवन से है? तो ये है आपकी तितली। फिर इरावती तो अधूरा उपन्यास भी माना जाता है, लेकिन ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास था। तो इन सब को आपको सही तरीके से नोट डाउन करना है, सही तरीके से वो करना है आपको ना। अब हम बात करेंगे कि कभी पूछा जाएगा कि कंकाल, तितली, इरावती किसका उपन्यास है, उपन्यास संग्रह? तो ये आपके जयशंकर प्रसाद जी के। इसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण नाटक विधाओं में इनको बहुत प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त हुई है। इसमें से हम बात करेंगे पहला नाटक विधा। नाटकों में पहले बात करेंगे, सबसे पहला नाटक है इनका अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु एक महत्वपूर्ण नाटक है, ठीक है, नाटक संग्रह। तो अजातशत्रु यानी कि आप कह सकते हैं कि मगध में या हर्यक वंश में आपको पता ही है ना।
तो मगध वंश का एक प्रमुख शासक था अजातशत्रु, मगध का या आप कह सकते हैं हर्यक वंश का। तो उसके बारे में जो वर्णन मिलता है, उसके बारे में इस नाटक में बहुत सारे उल्लेख मिलता है अजातशत्रु। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त के बारे में बात हुई है। चंद्रगुप्त एक नाटक है इनका, तो उसमें एक रचना यानी कि एक कौर्नेलिया का गीत मिलता है। चंद्रगुप्त नामक नाटक में एक कौर्नेलिया का गीत मिलता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौर्नेलिया का गीत का संबंध किस नाटक विधा से है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या आपका इस तरह से ध्रुव स्वामिनी। तो ये सब जो है संबंध रहा है किससे, इसके। तो चंद्रगुप्त में मिलता है कौर्नेलिया का गीत। अब देखो कौर्नेलिया कौन थी। कौर्नेलिया का संबंध रहा है, कौर्नेलिया एक्चुअल में कौर्नेलिया सिकंदर जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटस की बहन थी कौर्नेलिया। तो इस तरह से हमें ये चीज़ ध्यान रखना कि कौर्नेलिया, ठीक। तो कौर्नेलिया और चंद्रगुप्त के प्रेम का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है चंद्रगुप्त में। इसमें कौर्नेलिया का गीत मिलता है। अब इसके बाद करेंगे देवसेना का गीत। देवसेना का गीत मिलता है स्कंदगुप्त नाटक, यानी कि स्कंदगुप्त एक नाटक रहा है इनका, स्कंदगुप्त, ये लिख लेना यहाँ पे। देवसेना का गीत मिलता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नामक नाटक में देवसेना का गीत मिलता है। अब देवसेना कौन थी, कई बार एक क्वेश्चन आता है। तो देवसेना थी मालवा के नरेश थे, मालवा के राजा बंध्यवर्मा थे, उनकी बहन थी। तो देवसेना में स्कंदगुप्त यानी कि आप कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त और इनके यानी कि चंद्रगुप्त और किसके बारे में वर्णन मिलता है, मालवा के नरेश के राजा की, मालवा के नरेश की बहन थी, है ना। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी और राजश्री भी इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। और इसके बाद एक घूंट, कई बार क्वेश्चन में यानी कि एग्जाम में आता है, एक घूंट नामक नाटक का संबंध किससे है, तो ये है आपका जयशंकर प्रसाद जी। फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ एक महत्वपूर्ण नाटक है इनका। तो ये नाटक विधाएं हैं। नाटक विधाओं में सबसे पहले हम अजातशत्रु की बात करेंगे, फिर चंद्रगुप्त है जिसमें कौर्नेलिया का गीत मिल जाता है, स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त में देवसेना का गीत कई बार क्वेश्चन में आता है, ठीक। और ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ और एक घूंट, ये सब इनकी नाटक विधाएं हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन भी कई बार इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य में हम बात करेंगे कवि परिचय में। हिंदी साहित्य के काल को अलग अलग कालों में बांटा गया है। उनमें से एक काल आता है आपका छायावाद काल, यानी कि छायावाद काल। तो छायावादी कवि माने जाते हैं आपके जयशंकर प्रसाद। अब देखो छायावादी कवि माने तो जाते हैं, लेकिन छायावाद में एक प्रमुख स्थान रहा है जयशंकर प्रसाद जी का। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। हिंदी में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा गया है, ठीक। तो छायावाद के ब्रह्मा कहा जाता है किसको, जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद हम बात करेंगे इसी तरह से छायावाद का, अगर बाय द वे कभी पूछा जाए कि विष्णु किसे कहा जाता है, तो छायावाद के विष्णु कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। इसी तरह से छायावाद के महेश किसे कहा जाता है, यानी छायावाद में महेश की संज्ञा किसे दी गई है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद में मुख्य रूप से 4 कवि आते हैं आपके, जयशंकर प्रसाद जी, उसके बाद आपका सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा है। तो छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला तो हो चुका है। अब दूसरी हम बात करेंगे नोट। इनकी एक कहानी है ग्राम, जो यहाँ पर भी है ना, कहानी संग्रह ग्राम। कहानी संग्रह ग्राम को सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा ताजमहल की संज्ञा दी गई है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद में ताजमहल की संज्ञा दी गई है, या हिंदी में ताजमहल की संज्ञा दी गई। तो ये है आपकी ग्राम कहानी। ग्राम कहानी को कहा गया, हिंदी में ताजमहल कहा गया इसको। दूसरा, एक इनकी रचना है उर्वशी। उर्वशी नामक रचना का संबंध जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा है।
जयशंकर प्रसाद की भी है ये, और एक नाम आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो दोनों के हिसाब से भी आपको जहाँ भी दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको ट्राई करना है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से हमारे पास उर्वशी नामक रचना का संबंध है जयशंकर प्रसाद जी के, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हमारे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी हिंदी के सिलेबस में है, तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है। तो उर्वशी नामक रचना जो है इनकी, ये चंपू काव्य में रचित है। अब देखो चंपू काव्य क्या होता है, कभी पूछा जाएगा कि किस जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना चंपू काव्य में रचित है, तो उर्वशी। ठीक, अब उर्वशी यानी कि अब कह सकते हैं कि चंपू काव्य आखिर होता क्या है, चंपू काव्य का संबंध किससे? चंपू काव्य का मतलब होता है कि ऐसी रचना जो क्या है, दोनों में ही रचित हो, अर्थात गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचित हो, तो ये कहा जाता है, ऐसी रचनाओं को चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक, अब इनकी एक रचना है झरना नामक रचना को छायावाद की पहली प्रयोगशाला कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आता है कि छायावाद की पहली प्रयोगशाला किस रचना को माना जाता है, तो झरना नामक रचना को छायावाद की पहली प्रयोगशाला कहा जाता है। ठीक, इनकी एक रचना और है आंसू नामक रचना को या आंसू नामक कृति को हिंदी में मेघदूत की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन आएगा कि किस रचना को हिंदी में मेघदूत की संज्ञा दी गई है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित मेघदूत को, है ना, आंसू को मेघदूत की संज्ञा दी गई है। मेघदूत किसको कहा गया? आंसू को। लास्ट पॉइंट है इसमें, इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया था, इंदु नामक पत्रिका। तो इंदु नामक पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इनके बारे में। इनका सामान्य जीवन परिचय हमने देखा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इस तरह से हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।